हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं आरो भाग 2 कक्षा 12 के पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें से हमारा जो काव्य खंड था 9 चैप्टर हमने पूरे कर लिए हैं। उनकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करें, लाइक सब्सक्राइब, ताकि वो प्लेलिस्ट वो वीडियोस आप तक एज इट इज़ पहुँचते रहें, बने रहें हमारे साथ। हमने हर कवि का अलग अलग परिचय आपको दिया है, हर लेखक का हम अलग अलग परिचय आपको दे रहे हैं। आपको बस करना ये है कि उन वीडियोस को आप चाहें तो स्पीड तेज करके भी देख सकते हैं, लेकिन अपनी कॉपी किताब जरूर साथ में लेके बैठेगा, ताकि वो नोट्स आपके साथ के साथ बनते रहें। अभी हमने जो कोशिश की है वो ये कोशिश की है कि हम आपको समराइज यहाँ पर स्टडी भी करवा रहे हैं, ताकि आपके जो प्रश्न हैं वो एज इट इज़ तैयार हो जाए। ठीक है, आपका कवि परिचय और लेखक परिचय तो आता ही है, तो हम उनकी समराइज आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं महादेवी वर्मा चैप्टर 10 की। इनका हमने कवि परिचय पढ़ लिया है। कवि परिचय के बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो है इनकी रचना भक्तिन। ठीक है, अब भक्तिन के लिए जो यहाँ पर कहा गया है उसको आप जरा देख लेते हैं। वापस से एक बार रीड कर देती हूँ। भक्तिन इनके एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाएं से ये लिया गया है। ठीक है, इसमें महादेवी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है, जो उनके घर में काम करने से पहले कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, उसके बाद में जब वो उनके घर काम करने आई तो महादेवी वर्मा के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा और भक्तिन के ऊपर महादेवी वर्मा का क्या प्रभाव पड़ा, और उन दोनों के बीच में जो आत्मीयता का बंधन था वो इतना प्रगाढ़ हो गया था कि महादेवी वर्मा उनको मरते दम तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कह सकते हैं कि जो भक्तिन थी वो संघर्षशील एक ऐसी महिला का चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत करती हैं जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये हमने किया। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बात भक्तिन की। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं आपको इससे पहले ना इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी देना चाहती हूँ कि अगर हम भक्तिन की बात करें तो हम उनको किन किन पॉइंट्स में लिखकर बता सकते हैं। देखो, भक्तिन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ तो हम पढ़ेंगे एक लेखक के नज़रिए से। यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे, एक लेखक के नज़रिए से यहाँ पर हम भक्तिन को पढ़ेंगे, लेकिन हमें तो उसको क्या करना है, हमें तो उसको मतलब थोड़े ढंग से समझना है, ताकि हम उसको सीधे सीधे और सरल शब्दों में लिख सकें। तो भक्तिन की अगर यहाँ पर बात करें तो इसका पहला पॉइंट अगर हम बताएं तो भक्तिन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, फ्रंट टिप ली ना भाई, हाँ, भक्तिन का जो प्रारंभिक जीवन है, अगर हम शुरुआत करें इसको हम क्या मानते हैं, सिरे वाइज अरेंज करना शुरू करते हैं। तो भक्तिन का प्रारंभिक जीवन, सबसे पहले प्रारंभिक जीवन कैसा था उसका, इसके बारे में, उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माँ बाप कौन थे, ठीक है, नाम क्या था, किस तरीके का था, कहाँ शादी हुई नहीं हुई। ठीक है, तो उसके बाद उसका फिर भक्तिन का हम कर सकते हैं विवाह के बाद का जीवन, इसको हम विवाह के बाद का जीवन आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, विवाह के बाद उसके जीवन में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई, इसके कारण से उसके व्यवहार में अलग अलग परिवर्तन आए। ठीक है, तो ये सब, और इसके जीवन में आप इसको ये भी बोल सकते हैं विधवा हो गई थी वो, तो विधवा होना ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, वो आप पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तीसरा बात करते हैं अब जो भक्तिन का दुर्भाग्य है, ठीक है, और उसकी जो परेशानियां हैं, दुर्भाग्य और परेशानियों के कारण जो निर्णय लिया उसने वो कहाँ उसे ले जाता है। ठीक है, उसके जीवन में जो भी दुर्भाग्य और परेशानी चल रही थी उसके कारण उसने जो निर्णय लिया वो उसे कहाँ ले जाता है। देखो, स्टार ही गलत बन गया, कोई बात नहीं, दुर्भाग्य परेशानी आती, स्टार गलत बन गया चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, फिर लेखिका से परिचय होता है।
लेखिका से परिचय होता है उसका। उसके बाद में ये कहानी इस रूप में आप पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तो आप एक रचनाकार के रूप में, जैसे रचनाकार ने लिखी है तो कई चीज़ें ऊपर, कई चीज़ें नीचे, कहीं फिर वो फ्लैशबैक आएगा, ठीक है, बीच में वो सब चीज़ें आएंगी तो आप क्या घटर मटर हो जाओगे। तो हम शुरू से भक्तिन का जीवन यहाँ पर लिख रहे हैं। तो भक्तिन का सबसे पहले प्रारंभिक जीवन, अगर कोई प्रश्न यहाँ से आता है तो उस प्रारंभिक जीवन का जितना भी पोर्शन है, जितना भी पार्ट है, आप उसको याद करें, उसको समझे और यहाँ पर से आप इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको आराम से हल कर सकते हैं। इसके बाद उसके विवाह के बाद उसके जीवन में क्या हुआ, किस किस तरह से चेंजेस आए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले अंश में। फिर क्या होता है उसके विधवा होने के बाद, किस तरह से उसके सामने परेशानियां आती हैं, क्या क्या दुख उसे झेलने पड़ते हैं जिसके कारण वो क्या निर्णय लेती है। इसके बाद लेखिका से परिचय होता है उनका, ठीक है। और अंत में लेखिका की सहायिका व अति प्रिय बन जाती हैं। वो किस तरीके से बन जाती हैं, किस तरीके से होती हैं, उनके बीच की क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, ठीक है। और इसके बीच में अगर आप बात करें, चलो इस पॉइंट को हम थोड़ा नीचे लिख देते हैं, एक पॉइंट और ऐड ऑन कर देते हैं, कोई बात नहीं, नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो लेखिका की सहायिका बन जाना, ठीक है, किस तरीके से वो बन जाती है और लेखिका पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर लेखिका के साथ रहते हुए भक्तिन का क्या व्यवहार रहता है, किस तरह से उनकी दिनचर्या रहती है, ठीक है, किस तरीके से वो व्यवहार करती है, क्या वो सोचती है, क्या समझती है, किस तरीके से उसकी। अब ये जो 6 पॉइंट है इसमें आपको पूरा भक्तिन का चैप्टर है ना वो इसमें समाया हुआ है। आप जब पढ़ेंगे उसको तो आपको लगेगा एक सिरा इधर जा रहा है, एक सिरा उधर जा रहा है, नहीं, लेकिन जब आप इन 6 पॉइंट्स को लिख लेंगे, ये मान लीजिए सार है आपके पूरे चैप्टर का, जो मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से बताया है, ठीक है। भक्तिन जो चैप्टर है आपका उसका ये सार है जिसको मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से बताया है। आप इसको पढ़ लेंगे, जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में जाएगा इसके किस पार्ट्स में से वो प्रश्न पूछा जा रहा है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हमारा भक्तिन चैप्टर। इसको मैं 2 या 3 पार्ट्स में हो सकता है आपके लिए पढ़ के डालूं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, एक दिन में पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो हम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, समझते चले, बस आप देखते चले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा भक्तिन चैप्टर। नज़र आ रहा है? ओके। भक्तिन, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन मेरे पास पहले पहले उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। मतलब उन्हें रहते हुए बहुत समय साथ में हो गया है। अब यहाँ पर शारीरिक विशेषताएं भी बताई गई हैं भक्तिन की, ठीक है, उसकी शारीरिक विशेषताएं भी बताई गई कि उसका, अब ये प्रश्न आ सकता है आपके, उसका कद कैसा है, छोटा, दुबले शरीर वाली है, पतले होठ हैं, ठीक है, आंखों में एक विचित्र समझदारी है और दृढ़ संकल्प वाली है। तो ये उसके शारीरिक विशेषता के साथ कर, अगर आपको पूछे कि भक्तिन का, आप भक्तिन को आप किस रूप में देखते हैं या भक्तिन के लिए लेखिका के किन किन शब्दों का प्रयोग किया है, उनका वर्णन किस रूप में किया है, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। तो एक युग का समय बीत चुका है, यानी काफ़ी समय हो चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास बड़े कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित है, ठीक है। अब जब कोई उसे पूछ लेता है, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने बताया था कि महादेवी वर्मा नारी शिक्षा के लिए काम करती थी, तो ये हॉस्टल भी चलाती थी, इनके यहाँ लड़कियाँ रहती थी, पढ़ती थी, ठीक है। तो अगर कोई भी पढ़ने वाला, लड़की लड़का कोई भी, क्योंकि लेखिका थी, उनके पास में कई लोगों का आना जाना लगा रहता था, भक्ति को देखकर अगर उससे कोई ये प्रश्न पूछ लेता कि भाई तुम लोग कितने समय से साथ हो, तो ठीक है, तो वो क्या करती है, पुतलियों को आधी गिरा लेती थी और चिंतन, मतलब अपने चिंता और ठुड्डी को क्या करती है, ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर
विश्वास भरे कंठ से, मतलब उसको विश्वास था कि 50 साल हो गए, वो ये कहती थी कि 50 साल हो गए कम से कम। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ, यानी भक्तिन से भी वो कितनी हो गई, बड़ी हो गई, क्योंकि 50 साल तो उन्हें साथ में रहते होगा और 25 साल की वो पहले थी, यानी जब लेखिका 25 साल की थी तब उनके साथ में भक्तिन आकर जुड़ गई थी। ये याद रखिएगा, ठीक है। सिंगल MCQ वाले प्रश्न में भी आ सकते हैं, ठीक। तो इन सब चीज़ों का, और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। अब 50 साल, यानी कि जब वो आई लेखिका के पास तब उसकी उम्र लमसम कितनी रही होगी, लगभग 50 साल की, ठीक है। तो लेखिका की और उनकी उम्र में कम से कम 50 साल का डिफरेंस यहाँ पर बताया गया। ये याद रखिएगा, अगर उसकी बात पे विश्वास करें, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर उन दोनों की उम्र के बीच में जो अंतर है वो कम से कम 25 साल का है, ठीक है। इसका भक्तिन को पता नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है वो पढ़ी लिखी नहीं है, इस चीज़ का याद रखिएगा, क्योंकि सामान्य वर्ग को लेकर लेखिका ने अपने विचार मुखरित किए हैं वो, ठीक है। तो इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो तो भी संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी गम नहीं करना चाहेगी, यानी कि वो मुझे इतना पसंद करती है कि वो चाहेगी नहीं कि हम दोनों के साथ के समय में कोई भी कमी आए। उसे बहुत समय हो गया मेरे साथ रहते हुए, या मुझे बहुत समय हो गया, यानी कि उन दोनों के बीच में बहुत प्रगाढ़ता है, ये मान लीजिए आप, ठीक है। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, यानी कि और 1-2 साल बाद अगर उससे पूछा गया, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, उसे आयु गणना वगैरह कुछ नहीं करना आता, तो अगर 2-4 साल बाद, 5 साल बाद और पूछा गया उससे कि भाई तुम्हें इनके साथ कितना समय हो गया, तो हाँ हो सकता है शायद वो ये जवाब दे, हाँ शायद हमें 50-100 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भारी क्यों ना ढोना पड़े, ठीक है, समझ में आ गया। चाहे मैं 150 साल की हो जाऊँ, वो अगर उन्हें साथ में रहते हुए 100 साल हो गए हैं, ठीक है, और 25 साल की उम्र जब लेखिका की थी तब भक्तिना उनसे आके जुड़ी हैं, और भी थोड़ा टाइम हो जाएगा तो मतलब यानी लेखिका कितने साल की हो गई, 150 साल की, ठीक है। मजाक वाली बात है यहाँ पर। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, मतलब भक्तिन क्यों आई है लेखिका के पास सेवा करने के लिए, ठीक है, उनकी सेविका है, पहली लाइन में दिया हुआ था ये आपके पाठ के सार में। हनुमान जी से स्पर्धा, सबसे बड़ा सेवक कौन किसे कहा जाता है, राम भक्त हनुमान को, उनसे भी स्पर्धा कर रही है, प्रतियोगिता करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अब यह जो पैराग्राफ है ये उनके जीवन के प्रारंभिक रूप को दर्शाता है, प्रारंभिक दशाओं को दर्शा रहा है, किसकी, भक्तिन की, कि ये जो भक्तिन है ये किसी बहुत नामी गिरामी किसी व्यक्ति की वो कन्या नहीं है, ये तो अनाम धन्या, यानी पता ही नहीं है उसकी माँ का नाम क्या है, गोपालिका, जानवरों को चराने वाली किसी औरत की स्त्री है, नाम है लक्ष्मण, और इसका मूल नाम क्या है, लक्ष्मण भक्तिन का, याद रखिएगा, शॉर्ट टाइप में पूछा जा सकता है बहुत आराम से, अर्थात लक्ष्मी, क्योंकि गांव में तो ऐसे बोलता है लक्ष्मण लक्ष्मण, ठीक है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वाह है, ठीक है, महादेवी वर्मा, महादेवी का नाम मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई, महादेवी जो नाम है, तो कहते हैं जैसा मेरा नाम मेरे लिए दुर्वा है, मतलब वहन करने योग्य नहीं है, मेरे को भार लगता है वो, उसी प्रकार से लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती, यानी लक्ष्मी की जो समृद्धि है, यानी उसके पास धन ऐश्वर्य तो है ही नहीं, नाम क्या है उसका लक्ष्मी, लेकिन उसके पास धन ऐश्वर्य नहीं है, तो इस बारे में वो उपहास करते हुए कहती है, मजाक में कहती है कि जिस तरह से मेरे नाम की विशालता मेरे लिए असहनीय है, उसी प्रकार से लक्ष्मी शब्द की जो समृद्धि है, जो लक्ष्मी कहने पर उसके साथ में जो सुख संपदा या ऐश्वर्य का जो भाव होता है वो भक्तिन के मस्तक की रेखाओं में भी नहीं आ सकता, मतलब वो इतनी ज़्यादा अच्छी है या इतनी ज़्यादा उसके अंदर संभावनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम के विरोधाभास को लेकर जीना पड़ता है, वही नाम नैन सुख और आंखों का अंधा, ठीक है, याद रखिएगा, जीवन में होता है। बुलिंग क्यों होती है नाम को लेकर, मोस्ट ऑफ स्कूलों में बुलिंग क्यों होती है नाम को लेकर, कोई नाम ऐसा होगा जिससे मिलता जुलता कोई ऐसा नाम रख देते हैं जिससे बच्चे को चिढ़ होने लगती है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें कि सभी को अपने अपने नाम के विरोधाभास को लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती ही नहीं, कोई हंसी उड़ाए, कोई उसे बुली करे, कोई परेशान करे, वो बताती ही नहीं है कि मेरा असली नाम क्या है, ठीक है, वो क्या बताती है, अपना नाम भक्तिन।
केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता देता है। शेष इतिवृत्त होता है इतिहास, ठीक है, इतिवृत्त का मतलब है इतिहास। जो अपने उसने इतिहास बताया अपने बारे में, जो उसने मुझे जानकारी दी जब वो नौकरी के लिए आई, तब उसने अपना नाम बताया था असली वाला। उसके अलावा वो अपना नाम नहीं बता सकती, ठीक है, बताती ही नहीं है ताकि लोग उसे किसी भी तरीके से परेशान ना करें। पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी उस नाम का उपयोग न करूं, और ये भी उसने बोल दिया उस नाम के साथ में कि मैं कभी इस नाम का उपयोग नहीं करूंगा, ठीक है, मैं उसे कभी भी लक्ष्मी नहीं बोलूंगी। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहला उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। अगर मेरे को कोई सूटेबल्स अपने लिए कोई नाम देना होता ना, तो सबसे पहले मैं अपने लिए रख लेती उस नाम को। लेकिन इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी, ठीक है। चूंकि महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे नाम रखने का इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही मैं नाम रखने में बहुत ज़्यादा महारत मुझे हासिल है, लेकिन उसको देख करके, चूंकि उसने मुझे अपना, जब नौकरी के लिए वो आई, उसने अपना परिचय मुझे दिया, उसके साथ में अपना नाम भी बताया। अब चूंकि नाम ऐसा था और वो गरीब थी, दूसरे के यहाँ काम करने आ रही थी, तो उसके नाम के विरोधाभास को खत्म करने के लिए उसने मुझसे पहले विनती की कि मैं उसका नाम कभी नहीं लूँगी। तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो उसको कहकर बुलाना ही था, तो मैंने उसको एक दूसरा नाम दे दिया, एक उपनाम दे दिया। वो किस लिए कि उसके गले में क्या पड़ी हुई थी, कंठी की माला। तो अगर ये प्रश्न आए कि भक्तिन का नाम भक्तिन कैसे पड़ा, तो लेखिका ने उसके गले में कंठी की माला देकर उसका नाम भक्तिन रख दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में वो कहती है कि अगर मुझे ऐसा मिलता तो शायद मैं भी अपना नाम दूसरा रख लेती, पर ऐसा नहीं था। अब वो कहती है कि जब उसको ये नाम मिला, भक्तिन को भक्तिन नाम मिला, तो उसमें ऐसी कोई कविता, ऐसी कोई रस वाली बात नहीं थी, लेकिन उसे पाकर भी वो बहुत गदगद यानी खुश हुई। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त, इतिहास जाने बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी आप जब तक उसका इतिहास नहीं जानेंगे, उसका बैकग्राउंड नहीं जानेंगे, उसकी परिस्थितियां नहीं जानेंगे, उसकी समस्याओं को नहीं देखेंगे, तब तक आप उसको पूरा तो क्या थोड़ा सा भी नहीं समझ सकते हैं। यानी आपको उसके बारे में पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की, ठीक है, वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी, यानी कि कोई गांव है, उसमें उसके पिता जो थे वो बहुत फेमस होंगे या पैसे वाले होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि वो होंगे पहलवान वगैरह होंगे, ठीक है। इकलौती बेटी ही नहीं थी, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली बड़ी थी। यानी कि उसकी माता का जो था वो देहांत हो गया था, वो अपने पिता की इकलौती ही बेटी थी, और उसकी जो माता थी उसका देहांत हो गया था। और बड़ा ये नहीं हो रहा है, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो किंवदंती बन जाने वाली विमाता की छाया में भी वो पली बड़ी थी, ठीक है। 5 वर्ष की वह यानी आयु में, 5 वर्ष की वह यानी आयु, 5 वर्ष की वय में यानी आयु में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, ठीक है। शास्त्र से 2 पग मतलब कहते हैं बच्चों का बाल विवाह नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, 5 साल की उम्र में ही उसकी शादी कहाँ कर दी, हंडिया गांव के एक अच्छा खासा कोई गोपालक यानी कि गाय रखने वाला, या जिनके पास पशुधन की संपदा बहुत ज़्यादा होगी, उसकी सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर उसके पिता ने उसकी शादी कर दी, मतलब अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर भी माता ने, मतलब 9 साल की जब वो थी तब उसका गौना हो गया, वो अपने ससुराल आ गई। बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा, यानी कि उसकी तो वो बेटी थी ही नहीं, विमाता की जो उसकी सौतेली माता थी, स्टेप मदर थी, ठीक है। तो क्या हो गया, बिना मांगे पराया धन, यानी जिस महाजन से, जिस जमींदार से पहले हम कर्ज लेते थे ना, तो ये महाजन वही है, जिस महाजन से उसने कर्ज लिया ही नहीं है, उसको भी अगर आप लौटा दो, आपने जिससे पैसा लिया ही नहीं उसे आप लौटा दो, तो आपको पुण्य मिलेगा, आप तो बहुत महान है, मैंने आपको पैसा दिया ही नहीं। लेकिन चूंकि उसके घर में पैसा आया था, मतलब इट मीन्स वो एक ऐसी मतलब बच्ची की माँ थी जिसकी माँ उसे जन्म पैदा करते या तो मर गई है, या वॉट एवर जो भी था, उसकी माँ तो मर गई थी भक्तिन की।
तो उनको क्या लगती थी वो बोझ, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे महाजन को अगर कोई पैसा लौटा दे जिससे आपने कर्ज लिया ही नहीं हो, उसी को जिस तरीके से पुण्य प्राप्त होगा, उसकी जैसे प्रसिद्धि होगी, उसी तरह से उसकी विमाता ने भी उसका गौना 9 साल की उम्र में करके क्या कर लिया, अपने भार से मुक्ति पा ली। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, प्रेम था, पहली संतान थी, स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क, जायदाद का चक्कर आ गया वापस से, ठीक है। तो पिता का जो कि प्रेम था, पहली औलाद थी, पहली संतान थी, हो गई, तो उससे ईर्ष्या करती थी उसकी माँ, संपत्ति की रक्षा, क्योंकि वो अपने बच्चों को देना चाहती थी पूरी से जो भी था। विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार, यानी मरने तक, उसके पिता बीमार जब हो गए तो उनके मरने तक का समाचार भी उसने तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था, यानी कि उनकी मौत हो जाने के बाद उन्होंने उनकी बीमारी का समाचार भेजा, क्योंकि पहले फ़ोन ये तो होते नहीं, तो चिट्ठी वगैरह भी पहुंचना बहुत बड़ी बात होती थी। कई बार तो होता था जैसे एक गांव से दूसरे गांव कोई अच्छा आप हमारे गांव जा रहे हो तो मेरे माता पिता को ये कह देना, ऐसा संदेश दे देना, ये इसी तरीके से चीज़ें चला करती थी। तो उसकी माँ ने उसके पास उसके पिता की बीमारी की भी सूचना नहीं भेजी, जबकि वो अपने बेटी को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए, अब चूंकि जब खबर पहुंची मौत की, ठीक है, मौत की खबर पहुंची, तो उसकी सास जो थी उसने क्या किया कि भाई अब ये रोएगी, इसके पिता चल गए हैं तो वहाँ पर रोना पीटना मच जाएगा ससुराल में, तो उसकी सास ने उससे कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे पिता मर गए हैं। उसने बिना कुछ बताया और उसको कहाँ भेज दिया, अपने पीहर भेज दिया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई है सो जाकर एक खावे, उसने क्या बोला कि तुम बहुत दिन से अपने पीहर नहीं गई हो, अपने मायके नहीं गई हो, तो ऐसा करो चली जाओ, ये कह करके और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। पिता की मौत की सूचना नहीं दी है उसे सिर्फ ये बोला कि भाई बहुत दिन हो गए, तू एक काम कर बबरिया, तुम अब अपने पीहर चली जाओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए, मतलब कोई सास ये कहते कि हाँ भाई तुझे बहुत दिन हो गए, तू पीहर चली जाए, भाई ये तो उस टाइम में क्या था, बिल्कुल स्वर्ग मिलने वाली कंडीशन थी। तो अप्रत्याशित ही था ये जो भी विचार था, इस विचार ने क्या हो गया, उसको पंख लगा दिए, क्योंकि मायके जाने के नाम पे तो हो क्या हो गया, उसके मायके जाने के नाम पे तो लड़कियां अपने आप में खुश हो जाती, जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो और पहले तो बिल्कुल भी महीनों तक, अब तो फिर भी साल में 2 बार 3 बार 4 बार, और जो लोग लोकल रहते हैं वो तो मिल ही जाते हैं 15-20 दिन में, लेकिन पहले तो ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हुआ करती थी, पॉसिबल ही नहीं होता था, ठीक है। तो अप्रत्याशित, उसके लिए बिल्कुल भी सोचा हुआ नहीं था ये अनुग्रह कि आगे से उसे कहा जाएगा। उसके पैरों में जो पंख लगा दिए वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए, मतलब जितनी उत्साहित होकर वो अपने ससुराल से निकली थी, गांव की सीमा तक जब पहुंची तो लोगों की बातें सुनी, लोगों के उसको देख करके जो कमेंट आ रहे होंगे उनको देख करके क्या हो गया, वो उसका उत्साह खत्म हो गया। हाय लक्ष्मी अब आई, क्योंकि सब लोग जब देख रहे थे उसको बोले तू अब आई है, तू अब आई है, तू अब आई है, कि है ना, इस तरीके की जो अस्पष्ट बातें उसे सुनाई दे रही थी, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि उसे दिखाई दे रही थी। भाई बाप मर गया तो लोग उसे बेचारी की नजर से कि तेरा बाप मर गया, तो वो दृष्टि उसे घर तक ठेल ले गई, यानी घर तक पहुंचा गई, उसे धक्का देकर एक तरीके से घर तक गई। पर वहां ना पिता का चिन्ह शेष था, ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। पिता तो थे ही नहीं, मर चुके थे, पिता बचे ही नहीं, उनका सब काम हो चुका है, ठीक है। और जो विमाता थी, जने सौतेली माता थी, उसके पास तो ये भी नहीं था कि वो उसको व्यवहार से पानी पिलाए, बैठे पूछे, कि मतलब एक बार गले लगा के रोई ले कि बेटा तेरे पास समाचार नहीं पहुंचा, तू अब आई है, या इतने दिन हो गए, किसी तरह का कोई वो नहीं, सांत्वना भी नहीं। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट आई। दुख से शिथिल थी क्योंकि पिता की मौत हो गई थी, अपमान इसलिए था कि विमाता ने उसके साथ में शिष्टाचार वाला व्यवहार भी नहीं किया, कि मतलब किसी भी तरीके से कि बैठो आओ, कि तुम्हारे मतलब होता है ना, आप देखते हो किसी के घर में डेथ हो जाए तो कभी कोई भी आता है तो हाँ उससे गले लग के रोना है, या कोई सांत्वना वाले शब्द बोलने हैं, या कुछ भी है, मतलब उससे कोई मोह था ही नहीं उसकी सौतेली माँ को, तो उन्होंने वो सब भी नहीं किया, जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आया और वो बिना पानी पिए वापस लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर, सास को भी उसने बोला कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, जब आपको पता था कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई। उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया, कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलता है, तो उसने सास को खरी खोटी सुनाई और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की, मतलब अपने पति पर भी उसने गुस्सा निकाला। अपने पिता के चले जाने का जो दुख था उसे उसने अपने पति के ऊपर भी गहने फेंक कर उसको निकाला। ओके, और गंदा कर दिया हमने।
चलिए नेक्स्ट है जीवन के दूसरे परिच्छेद में। दूसरे परिच्छेद में यानी कि अब यहाँ तक आपने पहले पढ़ा, उसके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो वो झूसी गांव के एक सूरमा या कह दो पहलवान की बेटी थी, या संपन्न परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी माँ का नाम यहाँ पर पाठ में बताया नहीं गया है, अनाम बोला है उनको। एक गोपालिका थी, यानी उनके पास भी पशुधन काफ़ी था, संपन्न था। तो उनकी बेटी थी, नाम लक्ष्मी था, और उसकी माता की जन्म के समय या जन्म के बाद ही मृत्यु हो जाती है और उसकी सौतेली माँ आती हैं। ठीक है, पिता उसकी 5 वर्ष की उम्र में ही हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के सबसे छोटे पुत्र के साथ में उसका विवाह करवा देते हैं, और 9 वर्ष की आयु में उसकी माता उसका गोना करवा के उसे अपने ससुराल भेज देती है। ये इसका जीवन था प्रारंभिक वाला। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा था, विवाह के बाद का जीवन। तो विवाह के बाद के जीवन की बात करें तो चूंकि वो सबसे छोटी पुत्रवधू थी, अब उसका पति उसे बहुत प्यार करता था। एक घटना जो यहाँ पर बताई गई है वो आप बता सकते हैं कि उसकी सास ने उसको अपने पिता की मृत्यु का समाचार भी नहीं दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वहाँ रोना पीटना हो। अब जो विवाह के बाद मतलब विवाह के बाद वाला जो चल रहा है वो सीन यहाँ चल रहा है, पॉइंट्स यहाँ आएंगे, देखना। जीवन के दूसरे परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद क्या है? विवाह के बाद का। एक परिच्छेद तो खत्म हो गया, अब दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था उसके। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले यानी कि उसके 3 बेटियां हो गई। पहली बेटी हुई, उसका भी रंग गेरुआ था, बटिया सा ठीक है, तो बटिया सा मुँह था, तो उसने 2 संस्करण और उसके जैसे ही 2 प्रतिलिपि और, यानी कि उसकी कुल कितनी बेटियां हो गई? 3। ठीक है, तब सास और जिठानियों ने ओट बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की थी, क्योंकि पहले सभी लोग पुत्र की अपेक्षा रखते थे, और चूंकि उसकी जो सास थी उसके खुद के 3 पुत्र हैं, ठीक है, तो जेठानियों के भी पुत्र होंगे, इसलिए उन्होंने क्या की? उसकी उपेक्षा की कि इसके तो बेटा हुआ ही नहीं। क्योंकि सास आप ही गई, उचित भी था, कारण क्योंकि सास के 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। यानी कि विधात्री यानी माता के 3 कमाऊ पुत्र थे सास के, तो वो तो मतलब क्या थी? परिवार की मुखिया थी। ठीक है, और दोनों जेठानियां काक भुषंडी यानी बिल्कुल काले, भुषंडी मतलब काले कौए, जैसे काले लालों उनके बेटे थे, बिल्कुल काले कौए जैसे, काक भुषंडी जैसे काले लालों, यानी बेटों की क्रमबद्ध सृष्टि करके, क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक, उन्हें पैदा करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। यानी कि अगला जो मुखिया बनेगा परिवार का वो कौन बनेगा? उसकी जेठानियों में से कोई बनेगा। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था कि घर में सास के 3 बच्चे, दोनों जेठानियों के बच्चे हैं। यहाँ पर गिनती तो नहीं बताई है जेठानियों के बच्चों की, सास के बच्चों की बताई है। ठीक है, अब उनके भी लड़के, तो अब ये तो क्या, इसने तो परंपरा तोड़ दी भाई, इसके तो लड़का हुआ ही नहीं, तो इसको क्या मिल गया? दंड मिल गया। क्योंकि पहले लड़कियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, फिर भी बहुत बड़ी बात है कि इसके यहाँ 3 बेटियां पैदा हो गई हैं और उनको मारा नहीं गया। ठीक है, मे भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले आप जानते हैं कि इस तरह की प्रथा थी कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो उसे क्या किया गया? अब उसे दंड मिला। दंड स्वरूप उसको क्या मिला? जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, बातें करती, और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, खेलते, इधर से उधर घूमते, वहाँ मट्ठा फेरती, धान कूटती, पीसती, उसे रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। यानी कि घर का सारा काम कौन कर रहा है? अब लक्ष्मी या भक्तिन। ठीक है, कंडे थापती, उसकी लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। जेठानियां अपने भात पर सफेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती। ठीक है, अपने बच्चों को क्या करती वो, क्योंकि वो लड़कों की माँ थी तो उसका खाना पीना भी अच्छा था, उनके बच्चों का भी खाना पीना अच्छा था, और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। मलाई का हकदार कौन? लड़के। लड़कियों को तो छाछ भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, ये होता था पहले। तो वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती, और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। यानी खान पीन में भेद देखो, उन्हें भात मिल रहा है, सफ़ेद राब मिल रही है, गाढ़ा दूध मिल रहा है, मलाई मिल रही है, और उसको क्या मिल रहा है? काला गुड़। गुड़ के साथ में क्या मिल रहा है? मट्ठा, और उसकी लड़कियां चने बाजरा, ये घुघरी यानी सिके हुए चने बाजरे जो होते हैं उनको चबाया करती थी। ये दंड विधान था। क्यों? क्योंकि उसने लड़कियां पैदा की तो उस घर का सारा काम उसे करना था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी, कोई ऐसी वो नहीं थी रियायत जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। मतलब ये जो दंड विधान था उसमें उसका पति शामिल नहीं था, यानी कि उसका जो पति था
उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि उसकी 3 बेटियां हैं और उसकी पत्नी ने बेटा पैदा नहीं किया, उसे इस चीज़ से कोई शिकायत नहीं थी। अमूमन होता है ना, देखा है आपने, सास के कहने में, परिवार के कहने में लड़के भी कहते हैं ठीक है मैं तुझे छोड़ दूंगा, या जानते हैं आप जो कुरीतियाँ चलती हैं, ठीक है। तो उसका पति ऐसा नहीं था, सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी, ठीक है। जितनी भी परेशानियां वो सब होती थी कि उसकी सास उसे चुगली कर रही है, तेरी बीवी ने ऐसा कर दिया, तेरी बच्ची ऐसा करती है, या जेठानियां कह रही हैं, या उनके बच्चे जो कह रहे हैं, तो इनकी जो सारी चुगली, सारी जितनी भी उसके कान भरे जाते थे, वो उसका पत्नी प्रेम बढ़ाता ही थे। उसका पत्नी प्रेम कभी उसके लिए कम नहीं हुआ था। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। उनके जब जेठ थे, भाई बेटों के बाप हैं, ठीक है, और औरतों को मारना, पहले आपको मालूम है घरेलू हिंसा होती थी, तो जेठानियाँ जो थी वो जेठों के द्वारा पीटी जाती थी। गुस्सा आ रहा है, फेंक दिया है, बर्तन फेंक दिए, जो मन में आया उसे मार दिया, लेकिन उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था, मतलब वो उसे प्यार करता था, ठीक है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इसको पढ़िएगा, जो मैंने पॉइंट्स लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझने की, इनको उस क्रम में बांधने की कोशिश कीजिएगा। हम 2 परिच्छेद पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक जीवन की जो गाथा थी वो खत्म हो चुकी है, अब विवाह वाली गाथा चल रही है। इसको आप शॉर्ट पॉइंट्स में बांध कर सकते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे नेक्स्ट के लिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर जरूर दीजिएगा ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर की बाकी के पेजेस पढ़ेंगे। मे भी शायद 2 या 3 पार्ट्स इसके हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं है, आधा घंटे का बहुत है और ये हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ताकि आप शॉर्ट में उसको देख लें और जितना हो गया उसका मनन जरूर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।